हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वर्ण की परिभाषा, वर्ण किसे कहते हैं और उदाहरण सहित हमने ये सीखा था। इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर की परिभाषा क्या होती है, एकाक्षरी किसे कहते हैं और वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, उदाहरण सहित देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और जो भी सरकारी लेवल पर एग्ज़ाम हो गए, जैसे यूपी पुलिस हो गया, अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें हिंदी से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसका एग्जाम्पल है यहाँ दो चार। जैसे पहला पूछा जा सकता है कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, यानी ये तो हमने एक स्टेटमेंट लिख रखा है सीधा सीधा कि वर्ण जो है वो ध्वनि का क्या है, लिखित रूप, और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। अब इसी को एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है? जैसे हमें दे देगा वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और नीचे ऑप्शन देगा कि हाँ या ना, इस तरह से भी पूछ सकता है। और इसी तरह इसी को कि ध्वनि जो है वो वर्ण का मौखिक रूप है, तो इसमें हाँ है, ध्वनि मौखिक रूप होती है। फिर है यहाँ नोट, वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि और ध्वनि का दूसरा नाम क्या है, वर्ण। ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ये नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो वर्ण क्या है, वर्ण का दूसरा नाम, हम वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं और ध्वनि को ही क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। फिर अगला इसमें नोट, क्या ध्वनि के लिखित रूप को तोड़ा जा सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, जो ध्वनि का लिखित रूप है उसको तोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे ध्वनि हमने निकाली क, अब का हम जैसे ही लिखेंगे तो इसको तोड़ा जा सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इसको तोड़ा जा सकता है या इसका विच्छेद किया जा सकता है। तोड़ना और विच्छेद करना एक ही बात होती है। आगे है उदाहरण, ध्वनि निकाली क तो का को या को होना चाहिए, तोड़ा जा सकता है लेकिन ध्वनि को नहीं, क्योंकि जब हमने ध्वनि निकाली मुंह से का तो ध्वनि को तो नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन लिखित रूप को जरूर तोड़ा जा सकता है। जैसे क में आ स्वर निहित है, यानी कि जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उन सब में अ स्वर पहले से ही मिला होता है। तो का में क्या मिला हुआ है, अ। निहित का मतलब मिला हुआ है। आ निकल गया लेकिन अब का रह गया। कैसा का रह गया, हलंत वाला। ये जो साइन है ये हलंत का साइन है। किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। तो का को और नहीं तोड़ा जा सकता। ये जो का है यहाँ क्या था, पूरा था, इसमें क्या था, आस्वर मिला हुआ था। अब आस्वर हमने इसमें से निकाल दिया और निकालने के बाद बचा हमारा का हलंत के साथ। इसको और अब नहीं तोड़ा जा सकता। और इसी लास्ट स्टेज को जब और ना तोड़ा जा सके, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है, जिसे और ना तोड़ा जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये। इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा अक्षर। अब दोस्तों इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, अक्षर, जबकि अक्षर नहीं है। इसको हमें पढ़ना चाहिए कैसे, अक्षर। जो क है उसमें जो छ है इसमें आधा का और श मिला हुआ है। ये दो से मिलकर के बनता है जो हमारा छ है। तो इसको बोलेंगे क्या, अक्षर। पूरा बोलेंगे अक्षर, अक्षर नहीं बोलेंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। हम इसे बोलेंगे अक्षर। अब परिभाषा क्या है, किसे हम अक्षर कहते हैं? तो पहली परिभाषा है ये संस्कृत से, न छरी इति अक्षरा। इसका अर्थ है कि अर्थात वे वर्ण या अक्षर जिनका विनाश न किया जा सके उन्हें अक्षर कहते हैं। यानी परिभाषा हमसे कह रही है कि ऐसे वर्ण या अक्षर, हम अक्षर को
वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण मीन्स अक्षर और अक्षर मीन्स वर्ण, दोनों एक ही बात है। वर्ण या अक्षर दोनों की परिभाषा एक ही है। तो यहाँ कह सकते हैं वे वर्ण या अक्षर जिनका विनाश ना किया जा सके उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो अक्षर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, या नीचे एग्जाम्पल है। पहला है अ, अक्षर में आ है तो आ का मतलब होता है हिंदी भाषा में नहीं। जहां भी आ लग जाए समझ लेना, अगर किसी सेंटेंस में आ लगा हुआ है उसका मतलब है नहीं। जैसे इंग्लिश में होता है नॉट। ओके। फिर है शर। अब ये जो क्षर है इसका मतलब होता है विनाश। क्षर का मतलब सीधा सीधा विनाश। जैसे हम कह देते हैं कि तेरा क्षर हो जाए, तो उसका मतलब होता है विनाश। तो आ मतलब नहीं और विनाश मतलब विनाश। तो जिसका विनाश न हो सके उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसा कि वर्ण की परिभाषा है जिसे और ना तोड़ा जा सके, तो वहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका और विनाश ना किया जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तथा अक्षर शब्द संस्कृत भाषा का है। ये जो अक्षर शब्द है ये किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। हमने इसको कहां से लिया है, संस्कृत में से लिया है और हिंदी में इसका प्रयोग है। आगे है फिर वर्ण तथा अक्षर दोनों एक ही हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। फर्क सिर्फ उच्चारण का है। जैसे का, की, गा, ग, आ, गा, इस तरह से। ओके। नोट, जिन्हें बोलने में ध्वनि रुके न उन्हें अक्षर कहते हैं। तो अभी यहाँ डिफरेंस बताया कि फर्क सिर्फ उच्चारण में है, यानी बोलने में है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे है। जिन्हें बोलने में ध्वनि रुके ना उन्हें अक्षर कहते हैं। यानी जैसे हमने बोला का, की, आ, गा, तो हमने एकदम सीधा सीधा बोल दिया, इसमें हम कहीं रुके नहीं बिल्कुल भी। और फिर कह रहा है व्यंजन व वर्ण से मिलकर अक्षर और अक्षर से मिलकर मिलकर बनता है शब्द। तो इसमें पहली परिभाषा है ये जो बता रहा है यहाँ पर कि जिन्हें बोलने में ध्वनि न रुके उन्हें अक्षर, और जिन्हें बोलने में थोड़ी थोड़ी सी ध्वनि रुकती है तो उन्हें हम वर्ण कह सकते हैं। ये हम फर्क बता सकते हैं दोनों। अब आगे कहा गया है दोस्तों कि व्यंजन और वर्ण से मिलकर बना अक्षर, यानी व्यंजन क, ख, ग और वर्ण, उन्हें ही हम वर्ण भी कहते हैं। यानी वर्ण को हम सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि आ से लेकर के ज्ञान तक ये सारे क्या हैं, वर्ण हैं। तो यहाँ कहा गया है कि व्यंजन यानी क, ख, ग ज्ञान तक, और वर्ण यानी कि आ से लेके अंग तक, यानी कि पूरी वर्णमाला, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन और वर्ण से मिलकर बना क्या, अक्षर। जैसे हमने लिखा यहाँ का, तो वो क्या है, एक अक्षर है। हमने लिखा श, वो क्या है, एक अक्षर है। जैसे मैं यहाँ पॉइंटर ले लेता हूँ, ये ले लिया, एक मिनट, ये ले लिया पॉइंटर। जैसे हमने लिखा ये क्या, का, तो ये क्या है, एक अक्षर है। हमने लिखा आ, तो ये क्या है, एक अक्षर है। तो यही कह रहा है कि व्यंजन और वर्ण से मिलकर बना अक्षर ये, और अक्षर से मिलकर क्या बना, शब्द। कैसे, अब ये हो गया हमारा अक्षर, और अक्षर से मिल मिलकर के क्या बनेगा, एक शब्द मिलेगा, क्योंकि अक्षर अक्षर से मिलेंगे तभी तो शब्द बनेगा। जैसे हमने किया का और इसमें म और लगा दिया, तो ये क्या है, अक्षर, और ये क्या है, ये भी अक्षर। तो या यूं कह ले कि ये वर्ण ये भी वर्ण, यानी वर्ण और वर्ण से मिलकर के क्या बनता है, अक्षर, वो शब्द। या ये भी कह सकते हैं अक्षर और अक्षर से दोनों से मिलकर के बनता है शब्द। तो यहाँ कहा गया है कि और अक्षर से मिलकर बना शब्द, यानी कि दो अक्षर जब आपस में मिल गए तो बन गया क्या, शब्द। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा एकाक्षरी। अब एकाक्षरी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस एकाक्षरी जो शब्द है इसी का हम मतलब समझ लेते हैं।
जैसे यहां अगर हम करें, जैसे यहां एक, सबसे पहला इसमें शब्द है एक, और प्लस उसमें है हमारा अक्षर। ये दो शब्दों से, ये जो दो शब्द हैं इससे मिलकर के बना है हमारा एकाक्षरी। हमने दोनों लिख लिए। अब संधि हुई कैसे, यहाँ आ यहाँ आ, इसमें भी का मिला हुआ है ना, और ये आ, यहाँ स्वर संधि हुई, और ये स्वर छोटा स्वर और ये छोटा स्वर दोनों मिलकर के क्या बन गए, बड़ा स्वर। तो यहाँ क्या होगा, ए और क, और इसका आ जाएगा यहाँ पर डंडा, क्योंकि ये इससे मिला और इसके मिला तो स्वर संधि हो गई बड़ी, और बचा फिर छर, यहाँ लिख देंगे हम छर। तो ये हो गया एकाक्षर, और इस पर लगा दी हमने बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया क्या, एकाक्षरी। अब पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा कह रही है कि एकाक्षरी वे वर्ण होते हैं जो होते तो अक्षर हैं परंतु शब्द की तरह उसका भी पूर्ण अर्थ होता है। इसका अर्थ ये है कि एकाक्षरी ऐसे वर्ण होते हैं जो होते तो अक्षर हैं, जिन्हें हम अक्षर और वर्ण भी दोनों कह सकते हैं। अक्षर कैसे होते हैं, जैसे हमने लिखा न, ये हमने लिख दिया क्या, न, तो इसमें कहा गया है कि एकाक्षरी वे वर्ण होते हैं जो होते तो अक्षर हैं। अब हमने ना लिख दिया, ना भी तो एक अक्षर है, तो यही कहा होते तो अक्षर हैं परंतु शब्द की तरह उनका भी पूर्ण अर्थ होता है। ना है, अक्षर है, और आगे कहा गया पूर्ण अर्थ, यानी कि अगर हम ना बोलें किसी को, वो अगला हमसे क्या करे, सवाल करे, जैसे कहे कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, हम कहेंगे न। लेकिन अब कोई पूछे कि ना तुमने बोला वो क्या हुआ, तो हम कहेंगे ये तो अक्षर हुआ। परंतु ये क्या है, एक एकाक्षरी है जिसका क्या है, एक पूर्ण रूप है। और एकाक्षरी का अर्थ यही होता है कि एक क्या हो, अक्षर हो, और उसी में शब्द जैसा, शब्द की तरह भाव हो। जैसे परंतु होता है, परंतु का मतलब क्या होता है कि ये हो सकता है, इस तरह से। पूर्ण का मतलब क्या है, पूरा, तो ये शब्द है पूरा, तब इसका क्या बन रहा है, एक अर्थ बन रहा है। लेकिन एकाक्षरी ऐसे अक्षर होते हैं जो सिंगल होते हैं, लेकिन सिंगल होते हुए भी उनका अर्थ होता है, जो शब्द तो नहीं कहलाते लेकिन शब्द की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसा कि न है, न क्या है, एक एकाक्षरी वर्ण कह लो या अक्षर कह लो, लेकिन इसका पूर्ण अर्थ है किसकी तरह, शब्द की तरह। है तो अक्षर लेकिन शब्द की तरह पूरा इसका अर्थ है, और ना का अर्थ होता है नहीं। इसी तरह ना हो गया, एक अक्षर है किंतु इसका अर्थ है नहीं, जो बताया गया है। आगे बढ़ते हैं फिर शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहे जाते हैं। यानी समझ गए होंगे दोस्तों आप, दो या दो से अधिक वर्णों का, और वर्ण क्या होते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर का, ये क्या हुआ, वर्ण हुआ। फिर से हमने लिख दिया यहाँ पर म, ये क्या हुआ, ये हुआ वर्ण। ये वर्ण और ये वर्ण, यानी दो या दो से अधिक वर्णों का समूह हो गया। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। तो इसका ये दो या दो से अधिक क्या हो गए, वर्णों का समूह हो गया, और इसका एक निश्चित क्या है, अर्थ भी है। काम, काम का मतलब है काम करना, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब हम इसे शब्द कह सकते हैं। और जिनका एक निश्चित अर्थ न निकले उसे हम क्या कहते हैं, वो शब्द नहीं है, वो वर्ण या अक्षर की कैटेगरी में आता है। जैसे हम यहाँ लिख दें प, और उसके बाद लिख दें हम यहाँ पर क्या लिख दें, कुछ और लिख दें, जैसे ये पक, ऐसे ले तो पक कोई कुछ शब्द होता है, नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा, भले ही दो या दो से अधिक हैं, ये दो हैं,
लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये वर्ण या अक्षर ही कहलाएंगे, शब्द नहीं बन सकते। शब्द तभी बनेगा जब दो या दो से अधिक वर्ण हो और उनका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, बंदर, दो या दो से क्या है, अधिक, अक्षर हैं, ये रहे अक्षर अक्षर अक्षर, वर्ण भी कह सकते हैं। तो इनका सबका अर्थ निकल रहा है। कौआ माने कौआ होता है, बकरी माने बकरी, और मानव तो होता ही है। अगला है महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण में क्या है, एकाक्षरी दो शब्दों से मिलकर के बनाए, जैसा कि हमने ऊपर बना। एक का मतलब तो सब जानते ही हैं, क्या होता है, एक, और अक्षर जिसका विनाश ना किया जा सके, यानी एक ऐसा अक्षर जिसका विनाश ना किया जा सके। जैसे कि ना है, इसका विनाश किया जा सकता है, ऐसा अक्षर विनाश न किया जा सके, इसका विनाश नहीं किया। हमने बोला न, तो ध्वनि में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम लिखित रूप में करें तो इसका विनाश हो सकता है। लेकिन इसमें कहा गया कि जैसे यहाँ पर विनाश ना किया जा सके, तो अक्षर का मतलब होता है विनाश, लेकिन हमने इस पर लास्ट में क्या लगा दिए, ई की मात्रा लगा दिए। तो हम बात कर रहे हैं किस पर, पूरी जो ये शब्द है इस पर। अगर हम शब्द को, जो वर्ण है या अक्षर के अगर बेसिस पर इस पर बात करें, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, क्योंकि ना है और ना में मिला हुआ है अभी अ, और आ निकाल देंगे तब ये बचेगा क्या, हलंत माना ना, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है फिर हमारा वर्ण, जिसे हम लेटर कहते हैं, और यहीं से हमारा अब सफर शुरू होता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का, जिसे हम हिंदी में स्वर और इंग्लिश में और व्यंजन कहते हैं। और यहाँ से अब हमारी हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स अच्छे से, अभी हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा, सब में हमने परिभाषाएं सीखी, और अब हमारा एकदम एक्चुअल सब्जेक्ट शुरू होता है। तो वर्ण है, और वर्ण के ये क्या हैं, दोनों टाइप्स हैं। व्यंजन और स्वर क्या हैं, ये वर्ण के ही प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रकार हमने देखा था स्वर, तो स्वर की बात करेंगे हम सबसे पहले। पहला स्वर है, और स्वर की है फिर परिभाषा। परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले दोस्तों, उसके स्वर कहते किसे हैं। आज आप एक नई परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। अब समझिए परिभाषा क्या कह रही है। ये कह रही है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी इन पर किसी का दबाव नहीं होता। जैसे व्यंजन है, व्यंजन में मिला हुआ है क्या, का, सब में ओ आ, का से लेकर के ज्ञान तक जितने भी व्यंजन हैं सब में अ स्वर पहले से ही मिला हुआ है। यानी जब हम क को बोलेंगे तो उसके साथ हमें अ को भी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे उसका उच्चारण हो ही नहीं सकता उसके बिना। आप बोल के देखिए, जैसे मैं बोलता हूं क, तो लास्ट में आ आया, ख आ आया, इस तरह से आप बोल के देखिए। अगर ख बोल रहे हैं तो खा भी बोलेगा, और उसके लास्ट में हल्की सी आवाज आपको आ की भी आएगी। अगर आप आ नहीं बोलेंगे तो खा बोल ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि व्यंजन जो हैं वो किसी के दबाव में है, स्वतंत्र नहीं है, उनका खुद का साउंड नहीं है, खुद की ध्वनि नहीं है। का की थोड़ी ध्वनि और प्लस आ की थोड़ी ध्वनि मिला करके तब बने हैं क्या, व्यंजन। लेकिन जो स्वर हैं उनमें किसी की ध्वनि नहीं मिली हुई है, वो स्वयं हैं, स्वतंत्र हैं, खुद से क्रिएटेड हैं, यानी वो खुद का उच्चारण खुद से कर सकते हैं। जैसे ये है आ से लेकर के अंह तक, हम बोले आ ई उ, तो इनमें किसी को भी आप में जो इनमें ये जो वर्ण हैं या जो स्वर हैं, इसमें किसी दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब ये हुआ ये स्वतंत्र हैं, खुद चल सकते हैं, कहीं भी अपना काम कर सकते हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए कि हमें बोलने के लिए भाई तुम अपनी सहायता दो। तो ये यहाँ कह रहा है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, नहीं बोले जाते वास्तव में।
तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी परिभाषा अगर हम एक लाइन में देखें तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से न बोले जाएं, स्वर कहलाते हैं। या आप एक अच्छे लैंग्वेज में परिभाषा ये भी याद कर सकते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, परिभाषा हो गई। या अगर आप दो चार शब्दों में ही कहना चाहे तो सीधा सीधा कह सकते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। अब बात करते हैं कि स्वर जो हैं उनकी संख्या कितनी है। तो स्वर की जो टोटल संख्या है वो है 13। जो टोटल है ऋषि वगैरह सब मिला करके कितने हैं, 13। अगर हमें एग्जाम में पूछता है कि टोटल अगर आपको पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि टोटल स्वर बताओ, पूरे स्वर कितने हैं पूरी वर्णमाला में, तो हम क्या कहेंगे कि पूरी वर्णमाला में जो टोटल स्वर हैं वो है 13। टोटल की बात करें, जब कह दे कि स्वरों की संख्या बताओ सिर्फ और सिर्फ, क्या कहे कि सिर्फ स्वर बताए, अगर वो ये कहे टोटल, तो जैसे हमने टोटल बोला तो ये तो इंग्लिश है, हिंदी में कैसे पूछेगा कि कुल जो स्वर हैं वो बताओ, तो जो स्वरों की संख्या है वो है 11। और अगर कुल स्वर पूछे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्वरों की संख्या 11 और कुल पूछे यानी टोटल, तो कहेंगे 13 है। ये है अंग और अंग, स्वर और व्यंजन दोनों हैं, अर्थात ये न तो पूरी तरह स्वर और न तो पूरी तरह स्वर हैं और ना पूरी तरह व्यंजन है। समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है महत्वपूर्ण। यहां महत्वपूर्ण क्या है, अंग में अस्वर मिला हुआ है, यानी ये जो ऊपर कहा गया है कि ये जो दोनों हैं ये स्वर का भी कार्य करते हैं और व्यंजन का भी कार्य करते हैं, यानी इन्हें हम व्यंजन भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, स्वर भी कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक ही चीज को दो कैसे कह सकते हैं, है दोस्तों, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको कि कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सारे। तो आ में क्या मिला हुआ है, अंग में अस्वर मिला हुआ है। ये जो ऊपर बिंदी लगी है इसे हम न म ये सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये है न, स्वर मिला हुआ है अंग, ये वाला, ठीक। तो अंग का स्वर उच्चारण तब हो पा रहा है जब आ स्वर को मदद दे रहा है, यानी जो ये अंग है इसका उच्चारण कब हो रहा है, जब ये जो आ है ये स्वर आ किसको सहायता दे रहा है, इसको मदद दे रहा है, तब ये इसका उच्चारण हो पा रहा है। लेकिन ये कहाँ आता है, ये हमारा व्यंजन में आता है, स्वर में नहीं आता। तो ये पहुंच गया कहाँ पर, स्वर में जा करके, तो ये तो व्यंजन था तो स्वर में पहुंचा और यहाँ आ स्वर ने इसको दे दी सहायता और ये इसके मदद से बोलने लगा, तभी तो हम इसको कहते हैं अंग। आ भी बोलते हैं और ना भी बोलते हैं, कभी कभी इसमें माँ भी हो जाता है। इस तरह आ और जो ये फिर से ये आ गया ये हा है, इसे हम हा पढ़ते हैं, जैसे हम करते हैं अतः। तो ये क्या था, ये एक हा का रूप था, लेकिन अब ये कहाँ पहुंच गया, तो ये अभी हम आगे समझेंगे, फिलहाल ये समझ लेते हैं। हा, हा में भी आ मिला हुआ है, यानी जब ये स्वर के साथ होते हैं तो व्यंजन का कार्य करते हैं,
और जब व्यंजन के साथ होते हैं तो स्वर का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ तो नहीं है, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि ये कैसे कार्य करते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉइंटर एक। देखो, हमने वहाँ स्टेटमेंट पढ़ा है कि जब ये वो जो दोनों अंग और अंग ह, वो जब स्वर के साथ होते हैं तो क्या कार्य करते हैं, व्यंजन का। और जब व्यंजन होते हैं तो किसका कार्य करते हैं, स्वर का। अब कैसे करते हैं देखो, हमने लिखा यहाँ पर कंग ग न, हमने लिखा यहाँ पर अ त अ, यहाँ बिंदी लगा दी, यहाँ भी लगा दी। हमने लिखा फिर यहाँ पर अन, अन। अब इनको ठीक से देखो, पहले देखते हैं इसको, अतः को। ये जो है ये क्या है, ये वही है, ये वाला, ये जो आ है ये कहाँ चला गया, इसमें, इसमें चला गया, व्यंजन में। ये है, ये लास्ट में लगा है। अब ये किसके साथ आया है, ये किसके साथ है, देखो व्यंजन है, व्यंजन के साथ आया है, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये स्वर का। कैसे कर रहा है स्वर का, देखो हमने बोला, जैसे अब ये बिंदी है, ये डायरेक्ट किस में, व्यंजन में तो नहीं आती सीधे सीधे के, नहीं का से लेकर के ज्ञा तक लिख रहे हैं उसमें कहीं आती हो, नहीं आती, ये स्वर में आती है। और स्वर में कब आती है, आ लिखा हुआ हो और उसके पीछे स्वर में। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ये एक शब्द है अतः, हम चाहते हैं कि इसका उच्चारण क्या हो, अतः हो। अगर ये बिंदी हम यहाँ से हटा दें, ऐसे करके ये हमने क्या की, हटा दी, यहाँ से हमने हटा दी बिंदी इसको। अब क्या रह गया यहाँ पर, अत, खाली अत रह गया, लेकिन हमें बोलना है अतः। तो क्या करेंगे, हमको ये बिंदी यहाँ पर लानी पड़ेगी। और बिंदी ले आए तो इसका मतलब हम क्या ले आए, यहाँ पर स्वर ले आए। अब ये स्वर है यहाँ पर, अब यहाँ था स्वर, इसने अपना आ दे दिया इसको कि लो भाई साहब आ भी रखो, और हम भी आपके पीछे आ जाते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो फिर हमने बोला अतः, तो यहाँ अब ये किसका कार्य करने लगा, स्वर का। व्यंजन के साथ है लेकिन इसको बुलवा रहा है, अतः को, जो ता है उसको मदद दे रहा है उसके स्वर को बढ़ाने में, उसके स्वर में अपना स्वर मिला रहा है, कौन सा, ह स्वर। तो यही हमने सीखा था कि जो किसी की सहायता से न बोले जाएं। आगे हम व्यंजन की परिभाषा जब सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे कि जो व्यंजन है ये दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से। तो यहाँ अब स्वर आ गया तभी तो इसका उच्चारण हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये स्वर यहाँ पर ये आ गया इसको मदद देने, और ता का उच्चारण होने लगा। तो यानी कि परिभाषा जो व्यंजन की है कि जो व्यंजन होते हैं वो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। तो यहाँ ये आया और इसको मदद दी, यानी मदद दे दी, इसका मतलब ये हो गया, ये स्वर हो गया अब, क्योंकि मदद दे रहा है, व्यंजन को मदद दे दी मतलब स्वर हो गया। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये यहाँ पर स्वर का कार्य करता है। अब बात आती है कि ये व्यंजन स्वर के साथ जब हो तो व्यंजन का कार्य कैसे करता है। जब ये स्वर के साथ हो तब व्यंजन का कार्य, ऊपर लिखा है हमने अंत, आ क्या है, एक स्वर है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ये बिंदी है, ये तो स्वर होती है, तो अब यहाँ ये व्यंजन कैसे बन जाएगी, क्योंकि होना ये चाहिए कि जब ये दोनों जो हैं अंग और अंगा जब स्वर के साथ हो तो व्यंजन का कार्य करें, यानी व्यंजन की तरह इनकी ध्वनि निकले, और जब ये व्यंजन के साथ हो तो स्वर की तरह। तो यहाँ तो हमने समझ लिया, और परिभाषा से हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर भी कर दिया कि हाँ देखो किस तरह से ये व्यंजन का कार्य कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये है तो स्वर ये, लेकिन यहाँ अब बताओ कि यहाँ पर ये
व्यंजन की तरह कैसे काम करेगा। आ स्वर तो है, अब आ है स्वर और ता क्या है, ता है एक व्यंजन। अब यहाँ हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह से व्यंजन का कार्य कर रहा है। हमें पता है ये स्वर है, तो देखो आ हो गया स्वर और ये है, ये भी स्वर। तो अब हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, अंत, यानी इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, न पढ़ रहे हैं। और न क्या होता है, एक व्यंजन होता है। तो सीधी सीधी बात आ गई। और आ है, आ जो है उसमें क्या आ रहा है, न की आवाज नहीं आ रही है लेकिन अलग आ रही है, अंत। अंत ना थोड़ा सा बाद में आकर के किस पर शिफ्ट हो रहा है, ता पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्वर होते हैं वो सीधी सीधी बात है किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। और यही चाह रहा है कि तुम भाई सब यहाँ से हटो और इस पर चले जाओ, अपना जो साउंड है वो इसमें मिलाओ, हमें जरूरत नहीं है, हम स्वर हैं, खुद अपना चलते हैं। तो यहाँ से ये स्वर था, ये हट गया कि ठीक है भाई साहब, अब यहाँ आप तो स्वर हैं ही, हम स्वर नहीं बनेंगे आपके ऊपर, हम बन जाते हैं व्यंजन। तो ये बन गया और सीधी सीधी आवाज से भी पता चल रहा है अंत, तो ना आ गया और ना होता है एक व्यंजन। तो यहाँ से ये स्वर था, लेकिन ये बोला कि नहीं अब आप आ गए हो भाई साहब, आप तो खुद में हो, हम हट जाते हैं और व्यंजन बन जाते हैं। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया हो। अब है कुछ उदाहरण, ये जैसे कंग कंग, जैसे हमने ये लगा दिया कंग, उदाहरण है, जैसे कि इसी के उदाहरण है, ये कंग हो गया, अंग हो गई। अब ये व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं जो हमने अभी सीखा, यानी ये व्यंजन को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए ये 2 बार हो गया है, इसलिए इनको नाम दिया गया अयोगवा। अब ये क्या है, इनको जो ये दोनों हैं, ये वाले, एक ये इस तरह से और एक ये अंग और अंग, इनको हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, अयोगवाह। यानी जो यहाँ वर्ण होना चाहिए, पर टाइप हो गया है गलती से, जो वर्ण आ के योग से बनते हैं किंतु व्यंजन का वहन करते, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक फिर से, करते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखो सुनो कैसे परिभाषा, ये जो यहाँ स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ के आगे का क्या कहा गया है कि यानी जो वर्ण किसकी सहायता से, आके योग, योग माने मिल करके, ऐसे वर्ण जो आके योग से मिल करके बने परंतु काम किसका करें, व्यंजन का, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। आगे हैं फिर स्वर हैं। अब स्वर क्या हैं, पहले है मूल हरित स्वर, कितने हैं, 4। अगर हमसे पूछा जाता है कि मूल स्वर बताओ कितने हैं, मूल यानी मुख्य स्वर, तो मुख्य कहेंगे हम 4, अ ई उ और री, ये 4 मुख्य हैं। इन्हीं से मिल मिल करके तब आगे के जो स्वर हैं वो कंटिन्यू हुए हैं। अब मूल दीर्घ स्वर पूछा जाता है कि मूल दीर्घ स्वर बताओ, तो हम कहेंगे आ ई उ ए ओ, इस तरह से। ये हैं हमारे 7 मूल दीर्घ स्वर, कितने हैं, 7। संयुक्त स्वर के जो मिल मिल करके बने हैं दूसरों से, वो कितने हैं, 4। तो टोटल कितने हो गए, 7 और 4 11, 11 और 4 14। मतलब इनको काउंट नहीं करना है, ये सिर्फ हमें समझना है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है फिर कि ये जो है ये बने कैसे, यहाँ जो हमने पढ़ा पीछे संयुक्त स्वर, तो अ में क्या मिला, ई, आ में मिला, ये तो क्या है, ये मूल है, खुद से क्रिएट हुआ है, सबसे पहले इसी को बनाया गया, तो इसमें मिलाया गया ई को, तो बना क्या, ए। फिर से आ में क्या मिलाया गया, ए, ये जो ए बन गया, फिर इसको उठा करके यहां लाया गया और आ में ही मिलाया गया, तो बन गया बड़ा ए। और फिर यहां फिर क्या किया गया कि अ से आ में उ मिलाया गया, तो बन गया ओ।
और फिर आ में मिला गया इस ओ को तो बन गया ओ। फिर है स्वर की मात्रा, और ये तो आप जानते हैं इस बिंदी को हम कहते हैं अनुस्वार, और इसको ये पीछे लगा रहता है इसको कहते हैं विसर्ग, और इसको कहते हैं हम चंद्र बिंदु। अब यहाँ कहा गया है कि स्वर की मात्रा, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। यानी ये क्या कह रहा है हमसे कि जो स्वर हैं, स्वर किस लिए बने हैं? व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए, यानी व्यंजनों को सहायता प्रदान करें, उनके साथ कोलैबोरेट करके यानी मिल करके क्या बनाएं, शब्द बनाएं, ध्वनि प्रकट करें, उसके लिए बने हैं हमारे क्या, स्वर। तो यहाँ कहा गया है कि व्यंजनों के जो विभिन्न प्रकार हैं, क ख ग ऐसे करके, उनके जो विभिन्न प्रकार हैं, प्रकार के उनके उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, यानी कि उनके उच्चारणों को बढ़िया से उच्चारित करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं। यानी कि जो व्यंजन है उनके साथ अपना योग करते हैं, यानी उनमें मिल जाते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में, यानी अपने मूल रूप क्या है स्वर का, जैसे ये हो गया अ, ठीक, ये हो गया बड़ा आ, ये क्या है, ये मूल रूप है किसका, स्वर का। यानी स्वर जो है, अगर हम आ स्वर की बात करें तो ऐसा है उसका मूल रूप। अब यही मूल रूप अगर व्यंजन में जाकर के मिलेगा और उसको सहायता देगा कि आपके उच्चारण को चलो हम स्पष्ट करवाते हैं, तो ये अपने मूल रूप में ना आए करके क्या करेगा, यहाँ आएगा। ज में अगर ये मिलना चाहता है तो बस ये आएगा डंडा, और यहाँ हो जाएगा फिर से, और ना और लगा दे तो हो गया क्या, जान। तो अपने मूल रूप में नहीं आया, किसके साथ, व्यंजन के साथ, जबकि व्यंजन तो अपना मूल रूप में ही रहा। लेकिन देखो कितना दयावान इंसान है ये, बेचारे स्वर कितनी दया करते हैं व्यंजनों पर, खुद बेचारे आधे होकर के अपने मूल रूप में नहीं आते, इस रूप में, किस रूप में आते हैं, मात्रा के रूप में। तो यहाँ वही कहा गया है कि जो व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर के, मूल रूप में नहीं आते जब ये व्यंजन के साथ मिलते हैं, जिस रूप में आते हैं, किस रूप में, ये रूप हो गया। यानी कि स्वर के, व्यंजन के साथ जब स्वर मिलता है तो अपने मूल रूप में नहीं आता, मूल रूप में ना आकर के जिस रूप में आएगा वही रूप क्या कहलाता है, स्वर की मात्रा कहलाता है। समझ में आ गई। आ है, आ को हम मात्रा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, इसको हम स्वर कहेंगे सीधा सीधा। अगर कोई पूछता है ये क्या है तो हम कहेंगे स्वर है, तो कहेंगे फिर मात्रा कौन सी होती है, मात्रा ये होती है, ये डंडा लगा दिया हमने। तो अगर परिभाषा पूछे कि बताओ स्वर जो है जब व्यंजन के साथ मिलता है तो उसकी मात्रा, यानी ये कहा जा सकता है कि मात्रा किसे कहते हैं, सीधी सीधी परिभाषा कि मात्रा किसे कहते हैं, तो जब हम कहेंगे कि व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर के जिस रूप में आते हैं उस रूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, उदाहरण है जैसे ये मूल रूप, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, ये हो गया मूल रूप, और व्यंजन के साथ कैसे आएंगे, ये इस तरीके से आएंगे, इसको कहेंगे हम मात्रा। ठीक है, नोट, जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है, यानी तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। यानी क्या कहा गया है कि जब किसी शब्द की शुरुआत किससे हो, स्वर से हो, जैसे हमने कहा आता, आता, तो ये क्या है, शुरुआत किससे हो रही है, स्वर से हो रही है। अगर शुरुआत हो किससे, स्वर से, तो स्वर अपने मूल रूप में ही आता है। लेकिन जब शुरुआत व्यंजन से होती है तो स्वर किस में आता है, मात्रा के रूप में आता है। तो यही इसमें कहा गया है, नीचे एग्जाम्पल भी हैं। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हीरासन एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हिंदी, इंग्लिश, पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल सभी की वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
जिसमें हम कंप्लीट कोर्स कराते हैं सबका। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।